एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा रानो और उसके दोनों बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। जब इस बात का पता रानो को चलता है तो वो बहुत रोती है। गुड़िया के पापा, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने दूसरी शादी कर ली? इन मासूम बच्चों को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीज रहा है क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। दूसरी शादी करने से पहले आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या होगा हमारा आपके बिना। रानो ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। बेचारी रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उस पर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। उसने बड़ी हिम्मत के साथ आस पड़ोस के पक्षियों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी एक दिन अचानक तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। ये सब देखकर तो वो टूट सी गई। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्यों मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रहे हैं? कितनी मुश्किलों से मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन आपसे ये भी देखा न गया जो आपने उनके सिर से छत छीन ली। अब मैं कहाँ जाऊँगी? किसी तरह रानो चिड़िया अपने आप को संभालती है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में आशियाना ढूंढ रही थी। तभी उसके बेटे कुकू की नजर बाजार में बिक रहे आमों पर पड़ती है। मम्मा वो देखो, कालू अंकल आम बेच रहे हैं। कितने रसीले रसीले और मीठे मीठे आम हैं। मम्मा, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है, खरीद लो ना मम्मा। हाँ मम्मा, कुकू बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा भी आम खाने का दिल कर रहा है। अच्छा ठीक है बच्चों, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम दोनों को आम दिलवा देती हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। फिर रानो आम खरीदने के लिए कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू भैया, यह आम कैसे दे रहे हो? बहन, पूरे 100 रुपए किलो है ये आम, और ये आम ना हिमालय के जंगल के हैं। अरे कालू भैया, चोर तो रात को डकैती करते हैं और आप तो दिन में ही डकैती कर रहे हो। ऐसा भी क्या खास है इन आमों में जो आप इतने महंगे बेच रहे हो? कहा ना कि यह हिमालय के जंगल के आम हैं, इसीलिए इतने महंगे हैं। और वैसे भी ऐसे आम तो तुम्हें इस पूरे जंगल में नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें लेने हैं तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? ये लो 20 रुपए और मुझे एक आम दे दो। फिर कालू उसे एक आम देता है। रानो के बच्चे उस आम को बड़े शौक से खाते हैं। तभी रानो का बेटा कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, हमें इस आम की गुठली को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। माँ, मैं जानता हूँ हमारा घर टूट गया है, लेकिन हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है उसी में हम इस आम की गुठली को बो देंगे, और फिर जब आम लगेंगे तो हम उन आमों को पेट भर कर खाएंगे भी, और बाजार में बेचकर भी पैसे कमाएंगे। अरे वाह बेटा, यह तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे तो हमें दूसरों के घरों में काम भी नहीं करना पड़ेगा और आम बेचकर हमारे पास पैसे आते रहेंगे, तो उससे हम जल्दी अपना घर बना लेंगे। यह तो तुमने बहुत समझदारी वाली बात कही है। चलो अब हम इस गुठली को बो देते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर उस गुठली को अपने घर के पीछे वाले आंगन में बो देते हैं। वो आम की गुठली कोई मामूली गुठली नहीं थी, बल्कि वो जादुई गुठली थी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने आंगन में आती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके आंगन में बहुत बड़ा जादुई आम का पेड़ लग चुका था, जिस पर बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए थे। यह देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, अपना आम का पेड़ तो आमों से भर गया है। लगता है ये कोई जादुई आम का पेड़ है। चलो अब हम आमों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। फिर वो तीनों पेड़ से आम तोड़ते हैं और आम तोड़कर टोकरी में भरते हैं और उन्हें बाजार में बेचने लगते हैं। आम ले लो आम, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो। आओ आओ आम ले लो, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो। यह सब कालू कौवा देख रहा था और फिर वो उनके पास आता है। अरे, ये तुम इतनी अच्छी किस्म के आम इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रही हो? कालू भैया, यह वही आम है जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने इस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और पेड़ आने पर इस पर आम लग गए। फिर मैं इन्हें बाजार में बेचने चली आई। कालू कौवा उनकी बिक्री देखकर अपने आमों को कहीं दूसरी जगह बेचने ले जाता है और रानो चिड़िया के खेत को बंजर बनाने की योजना बनाने लगता है। मुझे कैसे भी करके इस रानो चिड़िया को मजा चखाना होगा, नहीं तो ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। मुझे कहीं से किसी जहरीली दवा का इंतजाम करना होगा और इसके खेत में डालनी होगी। हाँ, यही एक रास्ता है, मुझे कुछ तो करना होगा।
ये कहकर कालू कौवा कीटाणुनाशक दवाई लेकर आता है और उसे छिड़कने के लिए रात में रानो चिड़िया के आम के पेड़ के पास आता है। आज इस रानो चिड़िया का ये आम का पेड़ मैं बर्बाद कर दूंगा। इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान झेलना पड़ रहा था, पर अब और नहीं। फिर जैसे ही कालू वो जहरीली दवा पेड़ पर छिड़कने वाला होता है, तभी उस पेड़ के आम कालू के ऊपर गिरने लगते हैं और उस पेड़ की टहनियाँ कालू की खूब पिटाई करती है। ये सब देखकर कालू कौवा बुरी तरह डर जाता है। हाय हाय, मर गया रे। अरे ये पेड़ तो कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आती है। तभी वो जादुई आम का पेड़ उससे कहता है, रानो तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जादुई आम का पेड़ हूँ और इस पेड़ के आम पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है और तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं अपने जादू से इस पेड़ पर तुम्हारे लिए एक जादुई आम का घर बना कर दूंगा, जिसमें तुम अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकती हो। उस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और मेरे पेड़ के आम बेचकर तुम पैसे भी कमा सकती हो। ये कहकर जादुई आम का पेड़ अपने जादू से एक विशाल आम का घर बना देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। शुक्रिया जादुई आम के पेड़, तुम्हारी वजह से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी जादुई आम के घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और उस जादुई पेड़ के आम बेचकर अपना गुजारा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। दूर ढोलकपुर जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे और जंगल में गर्मियों का मौसम भी आने वाला था। तभी मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी जंगल में पक्षियों के पास आकर उन्हें आने वाली भयंकर गर्मी के बारे में सूचित कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, इस बार भी हर साल की तरह गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो सभी पक्षी अपने लिए रहने की व्यवस्था कर ले। यह कहकर मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी वहाँ से चला गया, लेकिन सभी पक्षियों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। लेकिन रानो चिड़िया आने वाली गर्मी के लिए चिंतित हो गई और उसने पक्षियों से कहा, अरे साथियों, हमें उस सिपाही पक्षी की बात गंभीरता से लेनी चाहिए और हमें अपने घोंसलों को ठंडा रखने के लिए कुछ करना चाहिए। अरे रानो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी गर्मी उतनी ही पड़ेगी, तुम देख लेना। और वैसे भी हमारे घोंसले तो घास के ही है। नहीं गोरी बहन, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा गर्मी पड़े या ना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा घोंसला सूखी घास का है, उससे घोंसला अंदर से ठंडा नहीं रहेगा। चलो अब मैं अपने घोंसले को हरी घास से ढक लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने चली जाती है और थोड़े दिन में वो अपने घोंसले को ठीक ठाक ठंडी घास से ढक देती है। चलो अब मैंने अपना घोंसला तो ठीक ठाक कर लिया है। अगर ज्यादा गर्मी भी पड़ जाए तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। चलो अब मैं गर्मियों के लिए अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर कौन भयंकर गर्मी में बाहर निकलेगा। यह कहकर रानो चिड़िया दाना इकट्ठा करने के लिए चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। अरे रानो, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ हाँ कालू भैया, कल से गर्मी आने वाली है ना, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गर्मियाँ तो हर साल आती हैं। हाँ कालू भैया, वो क्या है ना, जंगल की सिपाही ने सूचना दी है कि इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो मैं तो गर्मियों की तैयारियों में लगी हुई हूँ और मुझे तो लगता है कि आप भी गर्मियों की तैयारियाँ कर ही लो। तुम अपना काम देख लो, मुझे मत सिखाओ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, ठीक है? बस मैं तो आपको सूचित कर रही थी, बाकी आपकी मर्जी। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वैसा ही हुआ जैसा कि सिपाही पक्षी बोल कर गया था। जंगल में काफी तेज गर्मी पड़ गई और नदियों का पानी भी सूख गया। पेड़ पौधों भी तेज धूप से जलने लगे। चलो अच्छा हुआ कि मैंने अपने घोंसले की तैयारी कर ली, नहीं तो मुझे भी गर्मी में ही रहना पड़ता। बाहर तो मानो जैसे आग बरस रही है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में मजे से बैठी थी कि तभी उसके घोंसले का दरवाजा बजता है। अरे कौन है दरवाजे पर, वो भी इस समय?
जब रानो चिड़िया ने दरवाजा खोला और बाहर आई तो देखा कि बाहर कालू कौवा खड़ा हुआ था। अरे क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? तुम सही कह रही थी रानो चिड़िया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मजाक में ले ली। इस बार तो हर साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ गई है, इसलिए तुम आज की रात मुझे अपने घोंसले में सहारा दे दो। कल सुबह ही मैं अपना नया हरी घास का घोंसला बना लूँगा। ठीक है कालू भैया, सिर्फ आज के लिए मैं आपको अपने घर में सहारा दे रही हूँ। कल तुम्हें अपना घोंसला तैयार कर लेना होगा। हाँ रानो, मैं तुम्हें कल परेशान नहीं करूँगा। फिर कालू कौवा अंदर आ जाता है और रानो चिड़िया के घोंसले में आकर सो जाता है। बस एक दिन की बात है, कल वैसे भी यह यहाँ से चला जाएगा। रानो चिड़िया बगल वाले घोंसले में सो जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया की नींद लग जाती है, कालू कौवा छुपके से उठकर उसका भोजन खाने आ जाता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए घर में रहने के लिए जगह मिल गई और यहाँ भोजन भी खाने के लिए मिल गया। अगर रोज ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। फिर कालू कौवा पेट भर के भोजन खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा मस्त अपनी नींद में घोड़े बेचकर सो रहा था और रानो चिड़िया उसके जागने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद, अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। चलो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर कालू कौवा रानो को बिना शुक्रिया कहे वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपने भोजन को नहीं देखती और वहाँ से बाहर पक्षियों से मिलने चली जाती है। बाहर सब पक्षी बैठे गर्मियों के बारे में ही बात कर रहे थे। कल रात तो बहुत गर्मी थी, हमें भी रानो चिड़िया जैसा ही पक्का हरी घास का घर बना लेना चाहिए ताकि हमें भी गर्मी ना लगे। हाँ चलो हम सब मिलकर अपने लिए घास का घर बना लेते हैं। फिर सब पक्षी अपना अपना ठंडा घोंसला बनाने के लिए चले जाते हैं और रानो चिड़िया भी वहाँ से जा रही थी कि तभी उसने देखा कि कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा मस्त मजे से धूप ले रहा था। तब वो उसके पास आई। अरे कालू भैया, क्या आपने अपना ठंडा हरी घास का घोंसला बना लिया है? नहीं रानो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल गर्मी ज्यादा पड़ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गर्मी आज भी ज्यादा ही पड़ेगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अपना खुद देख लूँगा। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली गई और रात होने वाली थी, लेकिन तभी रानो चिड़िया का ध्यान उसके अनाज की तरफ गया। यह क्या बात हुई, मेरा भोजन खत्म हो गया और मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। ज्यादा गर्मी पड़े उससे पहले ही मुझे भोजन लेने जाना होगा। यह रानो की बच्ची मुझे कुछ ज्यादा ही भाषण दे रही थी। मुझे कैसे भी करके इसका घोंसला हथियाना होगा। रानो चिड़िया भोजन लेने घर से बाहर चली गई होगी। यही सही समय है रानो का घर हड़पने का। यह कहकर कालू कौवा रानो के घर के अंदर आ जाता है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। रानो चिड़िया को घर आते आते देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो घर का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर अंदर कौन चला गया है? रानो चिड़िया जब खिड़की से देखती है तो कालू कौवा अंदर अपनी मस्ती में सोया हुआ था। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानो कालू भैया। कालू ने रानो की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया, लेकिन रानो ने फिर से आवाज लगाई। अरे ओ कालू भैया, तुम सुन रहे हो ना? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत गर्मी है। मैं इस गर्मी में यहीं जल जाऊंगी। हम दोनों अंदर साथ मिलकर रहते हैं ना? कौन? मैं किसी रानो को नहीं जानता और मैं किसी अनजान पक्षी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। अरे कालू भैया, मैं हूँ रानो, जिसने आपको गर्मी में अपने घर में जगह दी थी और आप मुझे ही भूल गए। कालू कौवा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया और रानो चिड़िया का अंडा देने का समय भी आ चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कालू कौवे ने तो मेरा घर हड़प लिया है। तुम घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर भर्ती हो जाती हूँ। उनका घर मशरूम का है तो मुझे वहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी और मेरा वहाँ पर गुजारा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर आती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। तब बुलबुल दरवाजा खोलती है और उसे घर के अंदर बुलाती है। फिर उसे कुछ दवाइयाँ देती है जिन्हें रानो चिड़िया खा लेती है और वह वहीं भर्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के बगल में ही अपना खुद का मशरूम का घर बना लेती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी की मदद का एहसान मानना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल यह है कि रानो चिड़िया का घर किसने हड़प लिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।